अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10th। इसी केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर विच इज़ अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बहुत सारी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करनी है और इस लेक्चर में हमने सॉल्व करना है वो MCQs जो कि हमारी बुक में गिवन है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज के MCQs हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है और इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा MCQs को एंड पे सॉल्व करते हैं। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि हमारा जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए होते हैं वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाते हैं और MCQs से हमें पता लग जाता है कि हमने कुछ नई चीज़ देखनी है या नहीं। हमारी बुक के एक्सरसाइज के MCQs हैं, तो चलते हैं इनकी तरफ और देखते हैं कि पहला MCQ कौन सा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला MCQ है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने जो लेंथी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि कार्बन की एक बड़ी अच्छी और यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात भी की थी, विच इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, सेल्फ लिंकेजिबिलिटी। कार्बन एटम्स क्योंकि एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं जो कि बड़े स्टेबल बॉन्ड्स हैं, इस वजह से क्या होता है कि कार्बन एटम्स की लिंकेज की वजह से बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एंड दे फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस में सबसे पहली ऑप्शन है आइसोमेरिज्म। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऑप्शंस को देख के चला करें। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ये तो बात अब फॉर्मूला की होगी, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपके पास कैटिनेशन है और कैटिनेशन याद रखना है आपने कि जब भी कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की बात होगी तो यही आपका आंसर है। ठीक है, कार्बन एटम्स की जो एबिलिटी है एक दूसरे के साथ लिंक करने की, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। आप बाकी ऑप्शंस देख लें, रेजोनेंस या कंडेंसेशन, वो बिल्कुल अलग टॉपिक्स हैं, वो बिल्कुल अलग बातें हैं, लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने ना तो पढ़े हैं ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमने जिन दो चीज़ों को देखा है उनमें से हमें पता लग गया कि करेक्ट आंसर इज कैटिनेशन। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड। अब कोल के जो जितने भी कंपोनेंट्स थे, मैंने आपको बताया था कि इनमें जो कार्बन कंटेंट है वो जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोल की ये टाइप्स हैं बेसिकली और इन सब में कार्बन कंटेंट डिफर कर रहा है। आपसे कहाँ तक रेंज है कोल की, ये याद रखना है। 60% से लेकर 90% तक की रेंज है और इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 90% किस में होता है वो बात तो हम करते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस में क्या क्या हमारे पास आंसर्स हैं। सबसे पहले देखें पीट। अगर आपको याद हो तो पीट में 60% कार्बन कॉन्टेंट है। हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पूछा हमसे क्या गए कि 90% किस में है। सेकंड ऑप्शन देखें लिग्नाइट, लिग्नाइट में 70% होता है। थर्ड है एंथ्रासाइट एंड फोर्थ इज बिट्यूमिनस। आप सबको पता है कि बिट्यूमिनस में हमारे पास 80% कार्बन कंटेंट होता है और एंथ्रासाइट में होता है 90%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी तरह से सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपसे इसी के बारे में पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोएस्ट कार्बन कॉन्टेंट किस में है, इसलिए आपको इन चारों टाइप्स के जो कार्बन कॉन्टेंट हैं वो आने चाहिए। इस MCQ की अगर बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारे पास एंथ्रासाइट। ठीक है, नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस। जब भी आपने नेचुरल गैस की बात करनी है तो आपने याद रखना है कि नेचुरल गैस के साथ जिस बात को जोड़ा जा रहा है या जिसकी वजह से नेचुरल गैस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो है मीथेन गैस। ठीक है, अगले चैप्टर में भी हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, बल्कि जब भी नेचुरल गैस की बात करेंगे आप सबने याद रखना है कि मीथेन 85% क्योंकि प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में, इसलिए जब भी नेचुरल गैस की हम बात करते हैं हम यही बात करते हैं कि इट इज़ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन। बाकी ऑप्शंस आप देख लें, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपाइन, ये सब गलत है क्योंकि आपके पास ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मीथेन से रिलेटेड, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, क्योंकि एक फैक्ट है, इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटॉर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। देखें, कोल की हो रही है हीटिंग और एयर की एब्सेंस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे हमने बहुत एम्फसाइज किया जब हम इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। इससे याद रखना है कि हमेशा आंसर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही है। स्टेटमेंट चेंज करके किसी तरह से भी ये बात पूछी जा सकती है, अगले कुछ MCQ से हमें इसका आइडिया भी हो जाएगा, लेकिन आपने याद रखना है कि जहाँ कोल की बात हो और कोल के ब्रेकडाउन की बात हो रही हो तो आंसर आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। ठीक है, अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो मैंने आप सबको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पेट्रोलियम से अटैच होता है, वो कोल से अटैच नहीं होता। ठीक है, वो एक अलहदा चीज़ है। पेट्रोलियम को जब हम बात करेंगे तब हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। सब्लिमेशन बिल्कुल ही एक अलहदा चीज़ है। ठीक है, वो फिजिकल स्टेट्स और बाकी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है।
नेक्स्ट ऑप्शन देखें, रोस्टिंग। रोस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी हम बात करते हैं जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं, और इस पे आपने परेशान नहीं होना, हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का होगा, ठीक है। तो अभी आप सबने याद रखना है कि रोस्टिंग भी हमारी ऑप्शन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसमें क्या होता है, कोल का होता है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन होता है किस तरह, कंडीशन क्या होती है, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ। पिच किसका ब्लैक रेजिड्यू है, ये आप सबने एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे बुक की और कुछ हमारे चैप्टर्स की कि जो बुक की एज इट इज़ लाइंस है ना वो पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। तो आपने याद रखना है पिच किसका ब्लैक रेजिड्यू है, पिच है कोल टार का। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें, कोक, कोल और कोल गैस, ये एक अलहदा चीज़ें हैं, ठीक है। ऑप्शन सी तो कोल है, तो कोल की ही ये फर्दर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो कोल तो ना हुआ। फिर हमारे पास कोल गैस है और फर्स्ट ऑप्शन है कोक। तो ये कब ऑब्टेन होते हैं, ये ऑब्टेन होते हैं जब हमारे पास कोल की हो जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन फर्दर कोल टार की जब हम करते हैं ना, कोल टार को जब हीटअप किया जाता है और उस पर जो प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद जो चीज़ बच जाती है उसको कहते हैं पिच, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारे पास है कोल टार। नेक्स्ट MCQs, नेचुरल गैस इज 85% मीथेन इट इज़ यूज टू मेक। अब नेचुरल गैस 85% मीथेन का है, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इससे क्या बनता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। आपने याद रखना है कि नेचुरल गैस को हम यूज़ कर लेते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र। इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखी हो आपकी ऑप्शंस में वो गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कार्बन ब्लैक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी आपके पास कोक है, कोल टार, कोल गैस, ये सब चीज़ें गलत हैं, ये कोल से रिलेटेड है। हमने ये याद रखना है कि जब भी आपने बात करनी है कि नेचुरल गैस से क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, तो दो ही चीज़ें हैं, एक है कार्बन ब्लैक और दूसरी है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। इस पे अब आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस को देखें और अगर हम इन ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो आप सबके माइंड में आएगा कि ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं, ठीक है। इस पर बड़ी डिटेल में अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर में बात करनी भी है। लेकिन अगर हम देखें कि स्टार्च क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम कहते हैं जिसका बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये पॉलीसैकेराइड्स में आती है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमने अगले चैप्टर्स में पढ़नी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ताकि आपके लिए ये MCQ सॉल्व करना आसान हो। स्टार्च क्योंकि पॉलीसैकेराइड है, तो हर वो चीज़ जो कि हम कहेंगे कि वो एक पॉलीसैकेराइड की बनी उसमें काउंट होगी। जैसे कि ऑप्शंस में से मैं आपको बता देती हूँ, पहली ऑप्शन है शुगर केन। शुगर केन भी कार्बोहाइड्रेट इसमें भी मौजूद है, लेकिन पॉलीसैकेराइड मौजूद नहीं है, इसके अंदर ओलिगोसैकेराइड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की एक डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन बाकी मेज़, बार्ले, पोटैटोज, इन सब में स्टार्च मौजूद होता है। तो आपसे पूछा गया इनमें से किसमें स्टार्च नहीं है, तो याद रखना है कि शुगर केन में स्टार्च नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, उनमें से कोई भी अगर ये MCQ चेंज करके भी पूछा जाए ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्टार्च, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास दी हो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च, तो शुगर केन में स्टार्च नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की बात हो रही है। कोल की रिफाइनिंग की बात होगी तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम की बात होगी तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको अपनी फिंगर टिप्स पे रख लें, इसको आपने नहीं भूलना, ठीक है। पहली ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वो कोल की बात होगी तब करेंगे। सेकंड फ्रैक्शनल, वही हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड सिंपल और ड्राई डिस्टिलेशन, क्योंकि ना हमने ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ना हम इनमें अभी भी डीप जाएंगे, हमारी बुक से रिलेटेड नहीं है। बुक से रिलेटेड डिस्टिलेशन के दो ही हैं, फ्रैक्शनल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और यहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड बात होगी तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय। यूरिया किसने प्रिपेयर किया था, और यहाँ पे क्या चीज़ पूछी जा रही है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले यूरिया किसने प्रिपेयर किया था, जिसकी वजह से पता चला था कि वाइटल फोर्स थ्योरी निगेट हो गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये किस साइंटिस्ट की वजह से हुआ था, ये हुआ था वॉलर की वजह से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है यहाँ पे, और साइंटिस्ट के नाम और साथ ही साथ कुछ डेट्स जो आपकी बुक में गिवन है ये MCQs में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको ज़रूर याद रखना है। आपके इस MCQ की स्टेटमेंट में डिटेल में नहीं पूछा गया कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग की कब की बात हो रही है, लेकिन आपने याद रखना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री की बात हो रही है। और वॉलर वो साइंटिस्ट था जिसने यूरिया को मैन्युफैक्चर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल रेडिकल इज। अब कैसे पता चलेगा कि एल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या है। देखें, आप सबने याद रखना है कि एक एल्केन है और उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है।
एक अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? उसका होता है CnH2n+2, ठीक है। आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है तो हाइड्रोजन के इसी जगह पे जो 2n+2 लिखा है उसकी जगह आपने 1 कर देना है, ठीक है। +2 की जगह +1 कर देंगे क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन कर दिया रिमूव। एल्काइल रेडिकल बनता ही तब है जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो बस एक हाइड्रोजन कम करना है और उसकी वजह से जो जनरल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वो होगा हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो ये एक एल्केन का फार्मूला, ये एक एल्काइल रेडिकल का फार्मूला नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास हमें ज़रूरत क्या है कि हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ कीटोन। कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कीटोन को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आप सबको बताया हुआ पहले भी कि एल्डिहाइड और कीटोन में मेजर डिफरेंस ये है कि कार्बन के साथ अगर तो एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो है एल्डिहाइड, और अगर दोनों साइड्स पे कार्बन ही अटैच है तो वो है कीटोन। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला लिखे हुए हैं वो उतना ओपनली नहीं लिखे जितना हमने तब पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को, लेकिन फिर भी ज़रा इनको स्टडी करने का एक तरीका देखें। फर्स्ट आप अगर देखें तो यहाँ पे OH अटैच्ड है फर्स्ट ऑप्शन में। OH आपको अब नज़र आ गया है, जिसका क्या मतलब है OH कहाँ होता है? OH हमेशा एल्कोहल्स में होता है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन हो गई गलत। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो CO है, और CO का बॉन्ड किस तरह होगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ना। साथ ही आप देख सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये मिथाइल ग्रुप्स कार्बन के दोनों साइड्स पर मौजूद होंगे। यही वो स्ट्रक्चर है जो कीटोन का होता है, लेकिन बाकी 2 ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ कि उनमें क्या बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन आप देखें नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन आ गया, एमाइंस की बात होगी, लेकिन यहाँ पे कीटोन की बात नहीं होगी, नाइट्रोजन एक अलहदा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। आई होप आप सबको ये याद होगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में अगर आप देखें तो क्लोरीन अटैच्ड है। जब भी एटम बदलेगा, जब भी आपके पास एलिमेंट बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, और जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, हम सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग्स की बात कर रहे होते हैं। इससे करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, बाकी क्यों नहीं है हमारे आंसर्स वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलें। द फंक्शनल ग्रुप COOH इज फाउंड इन। COOH, इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ये किस में होता है? ये एज इट इज़ आपने याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है, ठीक है। लेकिन अब फिर बाकियों के साथ इसका फ़र्क क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एल्डिहाइड में क्या होगा? एल्डिहाइड में ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन होगा। मतलब क्या कि 2 ऑक्सीजन नहीं होंगे, और हमसे जो फंक्शनल ग्रुप पूछा उसके अंदर 2 ऑक्सीजन मेंशन है, इसका मतलब एल्डिहाइड ये नहीं हो सकता। एल्कोहल्स में भी आपको सबको पता है कि एक ऑक्सीजन होता है जिसके साथ हाइड्रोजन होता है, उसमें भी आपके पास 2 ऑक्सीजन नहीं होते। और एस्टर तो आप सबको पता है कि ये एक आगे की चीज़ है जिसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ बेशक ऑक्सीजन 2 होते हैं, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो हाइड्रोजन नहीं होती, वो एक और कार्बन चेन लिंक हुई होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है, हमने डिटेल में इस बात को देखा है कि एस्टर की फॉर्मेशन होती किस तरह है। तो आपके पास करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है आंसर वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following statements is not true about fossil fuels? अब इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉसिल फ्यूल के लिए ट्रू नहीं है, उस पर बात करते हैं। बारी बारी सारी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहली ऑप्शन है दे ऑल कंटेन कार्बन। वी ऑल नो दिस, ठीक है, कि फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तभी तो हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। कार्बन प्रेजेंट है तभी तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, तो ये ऑप्शन तो करे, मतलब ये आंसर तो ठीक है, ये वाली बात आपके फॉसिल फ्यूल के लिए ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। नेक्स्ट इज दे आर रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है? रिन्यूएबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं कि अगर वो यूज़ भी हो जाते हैं ना, तो आप उनको दोबारा से बना के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो बार बार वो ख़त्म नहीं होंगे, मतलब डिप्लीट नहीं होंगे, वो दोबारा से बनाए जा सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ऐसी बात नहीं है। फॉसिल फ्यूल अगर एक दफ़ा बन जाए तो वो दोबारा से, मतलब बन गया, यूज़ हो गया, अब आप उसको उसकी पिछली फॉर्म में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो गई, उसके आगे वाले पार्ट्स यूज़ हो गए, अब कोल आप वापस से नहीं बना सकते। यही बात है पेट्रोलियम के लिए भी और नेचुरल गैस के लिए भी, तो ये रिन्यूएबल नहीं होते, आप इनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अगर ऑप्शन देखें, दे प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स व्हेन बर्न्ड, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा तो पॉल्यूटेंट तो बनेगा, कोई भी बल्कि चीज़ बर्न होगी तो पॉल्यूटेंट तो बनेगा। उसके अलावा देख लें, दे कॉज एसिड रेन। एसिड रेन भी तब होती है जब पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी अभी हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है कि दे आर रिन्यूएबल। आप सबने याद रखना है कि फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको आप किसी तरह भी रिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल।
अब हार्डेस्ट कोल कौन सा था? देखिए बात वही है, कार्बन कंटेंट से रिलेटेड बात है। अब आपके पास स्टेटमेंट चेंज हो गई है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है वो उसकी बात होगी कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट हमने पढ़ा था एंथ्रासाइट में। पीट में आपके पास 60% कार्बन कंटेंट है, लिग्नाइट में 70% है, बिट्यूमिनस में 80% है, एंथ्रासाइट में क्योंकि 90% है तो इसीलिए वो हार्डेस्ट कोल कहलाता है। और ये वाली आप क्वेश्चन अगर देखें तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन कंटेंट क्या है और कार्बन कंटेंट की बेस पे कौन सा कोल की जो टाइप है, कौन सी कोल की टाइप हार्ड कहलाती है, कौन सी सॉफ्ट कहलाती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स विद कार्बन एटम्स। मतलब क्या कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा कि मिडल में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन एटम्स है। अब अगर आप सोचें तो आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन आती है अक्सर कि क्या ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात हो सकती है। तो आपने याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन की बात नहीं होगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो ये बॉन्ड है ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बन और ऑक्सीजन का हमेशा डबल बॉन्ड होता है। तो आपके पास पहली ऑप्शन कीटोन है वो गलत हो गई, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। थर्ड ऑप्शन है एल्डिहाइड, वो भी मैंने आपको बता दी कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब दो ऑप्शन रह जाती हैं ईथर और एस्टर्स। ठीक है, हमने बात ऑलरेडी की एस्टर की फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन में कार्बन डबल बॉन्ड और फिर अगेन कार्बन चेन अटैच होती है ना, तो एस्टर भी नहीं होंगे। ईथर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन मिडल में होता है और कार्बन दोनों साइड्स पे अटैच होते हैं। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप्स की प्रैक्टिस की थी जिस तरह से आपको कहा गया था तो फिर आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ। देखें कोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे किसी भी तरह स्टेटमेंट चेंज करके पूछी जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये होगी कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट यही बात जो हम इस एमसीक्यू में देख रहे हैं कि कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस की बात हुई है। अब कार्बोनाइजेशन का आपसे प्रोसेस पूछा जाए तो याद रखना है वुड इनटू कोल। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गुजारे तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उनकी बात हो सकती है, जैसे कि सब ऑप्शंस में कोल का जिक्र तो है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा वुड की कन्वर्जन इनटू कोल होगी, दिस इज कार्बोनाइजेशन। सेकंड ऑप्शन में कोल इनटू वुड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता कि आप कोल को यूज़ करके दोबारा से वुड बना लेंगे। आप सबने याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, कोल की जब भी बर्निंग होगी ये कन्वर्ट हो जाएगा, वुड की जब भी बर्निंग होगी ये कन्वर्ट हो जाएगा कोल में। इसी प्रोसेस को तो हम बाद में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, कार्बोनाइजेशन का ये प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। कोल गैस किस किस चीज़ का मिक्सचर है, याद रखना स्टूडेंट्स, कोल के जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब के जो कंटेंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, ये तीनों चीज़ें जिस ऑप्शन में प्रेजेंट होंगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। पहली ऑप्शन में देख लें कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन नहीं है, इससे ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखें कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है, इससे हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन में तीनों चीज़ें, लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन को देखें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र आ गया, वो भी हमारे पास हो जाएगा गलत। तो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। आपने याद रखना है कॉटन, वूल, सिल्क, ये तीनों नेचुरल हैं। कॉटन, वूल और सिल्क जिसको याद हो गया ना उसको पता लग जाएगा कि इसके अलावा जो भी नाम लिखा हुआ है वो सिंथेटिक फाइबर का है, और वो कौन सा है, वो नायलॉन है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो कौन सी चीज़ है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये तीनों चीज़ें फॉसिल फ्यूल में काउंट होती हैं। तो इनके अलावा कौन सी चीज़ मेंशन्ड है वो है बायोगैस। बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है। हमेशा याद रखना है कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये तीन ही आपके पास फॉसिल फ्यूल में काउंट होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन। किसमें प्रोटीन नहीं होगा, हमने पढ़ा हुआ पल्सेस में होते हैं, ठीक है, बीन्स में है, एग्स में है, पोटैटोज़ में नहीं है। क्यों, क्योंकि पोटैटोज़ में हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, लेक्चर में भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। इन एमसीक्यूज में मैं ज़्यादा टाइम अभी इससे नहीं लगा रही क्योंकि हमने आगे जब बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो हमने इन पर बहुत डिटेल पढ़ ली है। ठीक है, अभी आपने ये याद रखना है कि पोटैटो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, इससे यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस वो हैं जिनके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये क्या प्रोसेस है, डेड प्लांट है, डेड प्लांट क्या चीज़ है, वुड है। ठीक है, वुड को कन्वर्ट किया जा रहा है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट। ठीक है, किस चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, इनटू कोल। बात वही है, स्टेटमेंट को सिर्फ इन्होंने इस दफ़ा चेंज कर दिया है। कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे भी बात हो वुड की इनटू कोल, आपके पास वो प्रोसेस किस चीज़ का कहलाता है, वो होता है कार्बोनाइजेशन का। बाकी कैटिनेशन क्या चीज़ होती है, कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की सेल्फ लिंकेज, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता।
हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रही, ये तो कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि फाइनली आपके पास क्रैकिंग है। क्रैकिंग वैसे एक प्रोसेस होता है जो कि पेट्रोलियम पे होता है, इसकी डिटेल में भी बात कर लेंगे, लेकिन हमने अभी इस MCQ में क्या बात करनी है, हमने देखना है कि वुड इनटू कोल कार्बोनाइजेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एल्डिहाइड, कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड होगा जिसके एक साइड पे हाइड्रोजन होगा कार्बन के और दूसरे साइड पे कार्बन के साथ कार्बन ही होगा विद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन देखें OH अटैच्ड है, OH अल्कोहल में होता है, सही है, हमारे पास सही आंसर नहीं है। सेकंड में आप देखें COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CHO एंड पे लिखा हुआ है और यही है सही आंसर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का हो जाएगा डबल बॉन्ड और साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें कार्बन ऑक्सीजन के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपके पास एक कीटोन है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फाइनल MCQ इज फॉर्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड इज। अब एसिटल्डिहाइड क्या चीज़ है, वो एक एल्डिहाइड है। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन का लगा होना ज़रूरी है। पहली ऑप्शन अगर आप देखें वो एक अल्कोहल है, ठीक है, हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन आप देखें COOH है, COOH कब होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखें तो थर्ड और फोर्थ दोनों में ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ हाइड्रोजन है। तो अब हमने क्या देखते हैं, हमने ये देखना है हमसे किस एल्डिहाइड का पूछा गया है। लास्ट ऑप्शन में जो एल्डिहाइड गिवन है वो है फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C, जिसके अंदर एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वही एसिटल्डिहाइड का सही फॉर्मूला है। अगर कार्बन के दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो हाइड्रोजन अटैच होने का मतलब ये होता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है, एसिटल्डिहाइड का नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड्स ये दोनों ही हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने सॉल्व कर लिया हमारी बुक के एक्सरसाइज के MCQs, क्योंकि हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे ना, अब हमने ये देखना था कि अगर यही चीज़ें MCQ में पूछी जाएं तो क्या हमें आंसर समझ में आते हैं या नहीं। ठीक है, MCQs अगर आपने सही कर लिए तो इसका मतलब है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा MCQ था जिसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हुई तो आप दोबारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करें, दोबारा चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को आप करें रिवाइज़। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।